नमस्कार। देखिए, आज की वीडियो में हम चर्चा करते हैं दीवानी मुकदमा क्या होता है, सिविल केस क्या होता है, फौजदारी मुकदमा क्रिमिनल केस क्या होता है, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है, कब एफआईआर लिखी जाती है, कब एनसीआर लिखी जाती है, जीरो एफआईआर कब लिखी जाती है, एंट्री सेपरेटरी बेल कब मिलती है, रेगुलर बेल कब मिलती है, अंतरिम बेल क्या होती है, डिफॉल्ट बेल क्या होती है, कब ट्रायल शुरू होता है। एक पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, वेलेबल नॉन वेलेबल ऑफेंस क्या होता है, कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल क्या होता है, इन सबको हम समझते हैं। ध्यान समझिए। देखिए, मुकदमा दो तरह के होते हैं, एक होता है दीवानी मुकदमा सिविल केस, दूसरा होता है फौजदारी मुकदमा क्रिमिनल केस। देखिए, दीवानी मुकदमा होता है, सिविल केस होता है, वो पैसा और अधिकारों से रिलेटेड होता है। जब किसी का अधिकार छीन लिया जाता है या जहां पर सिर्फ पैसा की बात हो, दीवानी मुकदमा सिविल केस कहलाता है। जैसे कि तलाक क्या है भैया, कोई मारधाड़ से रिलेटेड है नहीं, पैसा अधिकारों से रिलेटेड है। हाँ, तलाक के चलते, डिवोर्स के चलते वो अपने पति को टपका दे या वो अपनी पत्नी को टपका दे, फिर वो सिविल में नहीं आएगा, वो कहां चला जाएगा, क्रिमिनल में। जैसे कि जमीनी विवाद क्या है, पैसा अधिकारों से रिलेटेड है। हाँ, जमीनी विवाद के चलते वो एक दूसरे को निपटा दें, फिर वो सिविल में नहीं आएगा, वो क्रिमिनल में चला जाएगा। जैसे कि संपत्ति बंटवारा क्या है, पैसा अधिकारों से रिलेटेड है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, पैसा अधिकारों से रिलेटेड है। जब दो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो टूट जाता है तो क्या मारधाड़ हो जाती है? नहीं, वो अपना अधिकार मांगता है, वो अपना अधिकार मांगता है, वो अपना पैसा वापस मांगता है, वो अपना पैसा मांगता है। तो जहां पर सिर्फ पैसा और अधिकारों की बात हो, क्या कहलाता है, दीवानी मुकदमा या सिविल केस। अब देखिए, दूसरा होता है फौजदारी मुकदमा क्रिमिनल केस। ये मारधाड़ से शुरू होता है, जहां पर मारधाड़ शुरू हो जाए या कानून के खिलाफ काम हो जाए, क्या कहलाता है, फौजदारी मुकदमा या क्रिमिनल केस। जैसे कि हत्या, मर्डर, चोरी, डकैती, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, किडनैपिंग, बैंक रॉबरी, किसी का मुड़िया काट के स्टेशन पर ले गए, किसी का पूरा घर फूंक दिया, किसी का हाथ उखाड़ दिया, ये सब किस में चले जाते हैं, फौजदारी क्रिमिनल केस में चले जाते हैं। अब देखिए, हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं गंभीरता के आधार पर, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, संज्ञेय अपराध असंज्ञेय अपराध। ध्यान से समझिए। देखिए, नॉन कॉग्निजेबल असंज्ञेय अपराध, असंगीन जुर्म उसको कहते हैं जो बहुत ही कम गंभीर होते हैं। जैसे कि किसी के बाल मान पकड़ कर खींच गई, किसी को एक तो झापड़ चिपका दी, गली गलौज हो गया, धक्का मुक्की हो गई, किसी का बटुआ लेके भाग गए, चेन छीन के भाग गए, ये सब किस में चले जाते हैं, असंगीन जुर्म, असंज्ञेय अपराध नॉन कॉग्निजेबल में। किसी को छोटी मोटी धमकी दे दी, मिल गया तो दांतों से फाड़ दूंगी, नाखूनों से चीर दूंगी, ये सब किस में चले जाते हैं, असंज्ञेय अपराध असंगीन जुर्म में। अब देखिए, असंज्ञेय अपराध असंगीन जुर्म नॉन कॉग्निजेबल के बेसिस पर जो रपट लिखी जाती है, अर्थात जो रिपोर्ट लिखी जाती है, उसको हम कहते हैं एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। इसका जो नंबर होता है उसका कोई ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं होता है। अब ध्यान समझिए। देखिए, एनसीआर के मामले में पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती, वारंट चाहिए ही चाहिए। जैसे कि सपोज आपने किसी को एक दो झापड़ चिपका दी या बाल माल पकड़ कर खींच दी, आ गई पुलिस पकड़ने, सीना ठोक कर बोल सकते हो, महाराज वारंट लेकर आए हो, नहीं जाओ लेकर आओ। तो एनसीआर के मामले में क्या होता है, पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती, वारंट चाहिए ही रहता है। दूसरा इसमें क्या होता है, पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जांच इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं कर सकती। हाँ, पूछताछ इंट्रोगेशन कर सकती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जांच शुरू नहीं कर सकती। जैसे कि सपोज आपका किसी ने साइकिल चुरा लिया, आप गए थाना रिपोर्ट लिखाने, अब वो क्या लिखेगा, एनसीआर लिखेगा, छोटा मोटा अपराध है। अब ये तुम्हारी साइकिल चोरी का मामला तभी आगे बढ़ेगा जब मजिस्ट्रेट अनुमति देगा, अदरवाइज वहीं खत्म। तो इसमें क्या होता है, बिना वारंट की गिरफ्तारी नहीं हो सकती और बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जांच इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हो सकती। ठीक है। अब देखिए, संज्ञेय अपराध संगीन जुर्म कॉग्निजेबल किसको कहते हैं, जो भयानक से भयानक गंभीर होते हैं। जैसे कि हत्या, मर्डर, चोरी, डकैती, अपहरण, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, किडनैपिंग, बैंक रॉबरी, किसी का गर्दन काट के स्टेशन पर ले गए, किसी का पूरा हाथ ही उखाड़ दिया, किसी का पूरा घर फूंक दिया, ये सब किस में चले जाते हैं, संज्ञेय अपराध संगीन जुर्म में। इसके बेसिस पर जो रिपोर्ट लिखी जाती है, उसको हम कहते हैं एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगर मामला बहुत ही जघन्य होता है, बहुत ही गंभीर होता है, तो पुलिस सीधा क्या लिखती है, एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसका नंबर होता है, जैसे कि कोई पहुंचा उसको नंबर दे दिया 113/26। 113 क्या है, मुकदमा नंबर है, केस नंबर है, और 26 क्या है, और ये उस साल को बता रहा है, मुकदमा नंबर 113 साल 2026। अब ध्यान से समझिए। देखिए,
एफआईआर के मामले में पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। जैसे कि सपोज आपने किसी का गर्दन काट दिया, पुलिस आ गई पकड़ने, अब मत बोलना सीना ठोक कर वारंट लेकर आए हो कि नहीं, वो बड़ा अपराध ही वारंट होता है, पुलिस सीधा उठा के ले जा सकती है। समझ में आया। और दूसरा इसमें क्या होता है, एफआईआर के मामले में पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जांच इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है। अब देखिए जीरो एफआईआर कब लिखी जाती है, जब आप रपट लिखाने अर्थात रिपोर्ट लिखाने जहां कांड हुआ उस थाने के क्षेत्र से बाहर चले जाते हो। जैसे कि कांड हुआ भोपाल के कोलार में, आपको कोलार थाना जाना चाहिए तो आप चले गए कहां, भोपाल के नेहरू नगर थाने में। तब नेहरू नगर थाना लिखेगा जीरो एफआईआर और उठाकर भेज देगा कहां, कोलार थाना। अब कोलार थाना उसको देखेगा, अगर छोटा मोटा मामला होगा एनसीआर में डाल देगा, अगर बड़ा मामला होगा एक नंबर देकर एफआईआर में डाल देगा। तो समझ में आया। जीरो एफआईआर कब लिखी जाती है, जहां कांड हुआ उस कांड का जो थाना आता है उस थाने के क्षेत्र से बाहर चले जाते हो तो जीरो एफआईआर लिखी जाती है। देखिए कभी कभी क्या होता है, लोग मजबूरी में दूसरा थाना जाते हैं, ठीक। जैसे कि सपोज आप भोपाल के कोलार में रहते हो, आपके साथ किसी ने गलत कर दिया, अब भैया सामने वाला बड़ा रसूखदार है, पैसे वाला है, नेता विधायक से पहुंच है, तब वो थाना आपकी रिपोर्ट नहीं लिखेगा, आपको मजबूरी में दूसरा थाना जाना पड़ेगा। हालांकि सीआरपीसी 154 और बीएनएसएस 173 और 174 कहती है आप हर हालत में आदमी का रिपोर्ट लिखो। अगर छोटा मोटा अपराध है एनसीआर लिखो, अगर बड़ा अपराध है एफआईआर लिखो, अगर आपके एरिया में नहीं आता तो जीरो एफआईआर लिखो। लेकिन क्या करें, पैसा बहुत खराब चीज होती है, जिसके पास होता है उसके लिए अच्छा होता है, जिसके पास नहीं होता उसके लिए बहुत खराब हो जाता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे समझते हैं, ठीक है। देखिए अब आप सीधा मान के चलिए कि मामला गंभीर था, कॉग्निजेबल था, संज्ञेय अपराध संगीन जुर्म था, एफआईआर हो गई। अगर नॉन कॉग्निजेबल होता, असंज्ञेय अपराध असंगीन जुर्म होता, एनसीआर होती, मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद मामला आगे बढ़ता। अगर एरिया से बाहर होता तो फिर वो जीरो एफआईआर लिखता, फिर वो उसी को थाने को भेजता, फिर वो थाना देखता एनसीआर में डाले कि एफआईआर में डाले, फिर भी बात वही। आप तो सीधा मान के चलो मामला गंभीर था, जघन्य था, संज्ञेय अपराध संगीन जुर्म था, एफआईआर हो गई। अब होगी इन्वेस्टिगेशन शुरू। अब उस थाने का एसएचओ जिसमें एफआईआर हुई है एक आईओ नियुक्त करेगा, एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नियुक्त करेगा। आईओ सबसे पहले क्या करता है, एक केस डायरी बनाता है, घटना स्थल पर जाता है, घटना स्थल का निरीक्षण करता है, फोटो वीडियो नक्शा तैयार कर देता है, तो तलाशी शुरू कर देगा, जब्ती जो भी मिलेगा उसको जब्त कर लेगा। अब भैया लोगों के सामने एक पंचनामा बनाएगा, क्या क्या मिला है, ताकि उन सबूतों की एक विश्वसनीयता रहे। इसके बाद क्या करता है, जो विक्टिम होता है, जो पीड़ित होता है, उसका मेडिकल कराता है, अगर मर गया तो क्या पोस्टमार्टम कराएगा। अब भैया इसके बाद फॉरेंसिक साइंसिक रिपोर्ट ने क्या बताया, डॉक्टरों ने क्या बयान दिया, गवाहों ने क्या बयान दिया, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, सीसीटीवी, मोबाइल, सब कुछ इकट्ठा करता है। इसके बाद सोचता आईओ क्या पहली नजर में गिरफ्तारी की आवश्यकता है या नहीं। अगर नहीं तो नोटिस ऑफ एफियरेंस, मतलब कि नोटिस भेजता है, फला तारीख को स्टेशन पर आकर मिलो। अगर आप पहुंच गए बहुत प्यार से पूछताछ करेगा, इतना ना प्यार से पूछताछ करेगा कि आपको खुद से ज्यादा सामने वाले पे भरोसा हो जाएगा। और अगर आपने बातों ही बातों में ऐसा कुछ उगल दिया जिससे कि उसको लगा पक्का इसी चोटे ने किया होगा तो वहीं धर लेगा, और अगर उसको लगा इसने नहीं किया होगा पूछताछ करके इंट्रोगेशन करके छोड़ देगा, साइड में अपनी जांच इन्वेस्टिगेशन जारी रखेगा। अब इधर देखिए, अगर उसको पहली नजर में लग जाता है हाँ पक्का इसी चोटे ने किया होगा, फिर वो नोटिस नहीं भेजता, तुरंत गिरफ्तार करता है। अगर इससे पहले तक आपको भनक लग गई कि हमारे खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, पुलिस हमको कभी भी दबोच सकती है, तुरंत कोर्ट पहुंच जाइए, एक टुचपुंजिया वकील करिए, अपने सबूत उठाइए और तुरंत कोर्ट पहुंच जाइए। महाराज हमने किया ही नहीं, हम तो कहीं और थे, ये रहा हमारा सबूत। अगर कोर्ट को लगा इसने नहीं किया तो आपको तुरंत बेल दे देगा। इसी को कहा जाता है क्या, एंटी सेपरेटरी बेल। गिरफ्तारी से पहले की बेल एंटी सेपरेटरी बेल। तो समझ में आया, अगर आपको गिरफ्तारी से पहले लग गया कि एफआईआर हो चुकी है, पुलिस हमको कभी दबोच सकती है, तो आप एंटी सेपरेटरी बेल की डिमांड कर सकते हो। अगर कोर्ट ने आपको एंटी सेपरेटरी बेल दे दी, अब आप उस थाने के सामने लुंगी डांस करिए, भिनभिनाते रहिए, कुछ नहीं कर पाएगा। और अगर कोर्ट ने आपको एंटी सेपरेटरी बेल नहीं दी और आप थाने के सामने जाकर भिनभिनाने लगे, ये सब पकड़ कर धोएगा ना, मानो कि धोबी घाट पर धोबी कपड़े को नहीं, कपड़ा धोबी धो रहा हो, तो आपको समझ में आओगे। अब हम आगे समझते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए।
अब सपोज कीजिए आपको एंट्री सेपरेटरी बेल नहीं मिली और गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या करता है, अरेस्ट मेमो बनाता है, लिखता है कब गिरफ्तार किया, कहां गिरफ्तार किया, क्यों गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से पहले आपको कारण बताएगा, क्यों, क्योंकि भैया आर्टिकल 21 कहता है किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहे हो भैया, कारण तो बताओ। इसके बाद क्या करता है, आपके परिवार को सूचना देता है, फला अपराध में तुम्हारे बेटवा को उठा लिया गया है, तैयार हो जाओ, अपनी पसंद का वकील रख लो। इसके बाद वो क्या करता है, आईओ आपकी व्यक्तिगत तलाशी लेता, पर्सनली चेक करता, देखता है क्या मिलता है। इसके बाद आपका मेडिकल कराता है। मेडिकल क्यों, क्योंकि भैया जिस समय आप उसको मिले आपकी कंडीशन क्या थी, नहीं तो पता चले कोर्ट में तुम जाकर झूठा झूठा बोल दो, महाराज ये हमारा थोबड़ा टूटा थोड़ी था, पुलिस ने मार मार के तोड़ा है, पुलिस को दिक्कत हो जाएगी। हालांकि पुलिस भी किसी से कम थोड़ी रहती है, आप जितना ज्यादा चालू बनोगे पुलिस तोड़-ताड़ कर भी बोल देगी, महाराज छोटा भागने की कोशिश कर रहा था, बड़ी मुश्किल से पकड़ा, टूट गया होगा, गिर गया होगा, हमको क्या पता, पुलिस से तेज मत चलिएगा, उसका जीवन गुजरा होता है। अब सपोज कीजिए आपको 24 घंटे के अंदर कहां भेजेगा, मजिस्ट्रेट के सामने। लेकिन ध्यान रखना इन 24 घंटों में यात्रा का समय काउंट नहीं होता। जब आपको थाने से कोर्ट ले जाया जाता है वो समय काउंट नहीं होता। इसके अलावा पुलिस क्या करती, टाइम ही नोट नहीं करती, कब गिरफ्तार किया होगा सुबह के 10 बजे, बताएगी रात के 8 बजे, तो पुलिस से तेज मत चलिएगा। सब आप सपोज कीजिए कि आपको 24 घंटे के अंदर पेश कर दिया, अमूमन केसों में पुलिस 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर ही देती। क्यों, क्योंकि थाने में ना कर क्या करेगी, थाने में क्या होता है, एक 10x10 का कमरा होता है, बार बार चिल्लाएगा, बाथरूम लगा है, महाराज चाय वाली पुलिस को दिक्कत होगी, इसलिए पुलिस क्या करती है 24 घंटे के अंदर उसको पेश कर ही देती है। अब मजिस्ट्रेट साहब देखते हैं मामला कितना गंभीर है, अभी तक इसके खिलाफ क्या क्या साक्ष्य मिले। मजिस्ट्रेट के सामने दो ही ऑप्शन होते हैं, जुडिशियल कस्टडी मतलब जेल या फिर बेल। अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है मामले में दम नहीं है, छोटा मोटा अपराध है, तो तुरंत आपको बेल दे देते हैं। इसी को कहा जाता है क्या, रेगुलर बेल। गिरफ्तारी के बाद की बेल क्या, रेगुलर बेल। बेल बॉन्ड भरिए, 2 जमानतदार रखिए, बेल कंडीशन पूरी करिए और बाहर घूमते रहिए। कोर्ट जब बुलाए पेशी पर जाते रहिए, उसी को तो पेशी कहा जाता है। पुलिस साइड में अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है, रखती मकती नहीं है, जब बड़ा मामला होता है तब ये इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है, नहीं तो जिसने जो बता दिया वही उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। तो क्या होता है कि अगर छोटा मोटा मामला होता है तो क्या करते हैं, जज साहब आपको तुरंत बेल दे देते हैं। इसी को कहा जाता है क्या, रेगुलर बेल। गिरफ्तारी के बाद की बेल रेगुलर बेल। और अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है मामला बहुत ही गंभीर है, बहुत ही जघन्य है, तब आपको मजिस्ट्रेट साहब बेल नहीं देते, सीधा बेल भेज देते जेल। इसी को कहा जाता है क्या, जुडिशियल कस्टडी, न्यायिक हिरासत 15 दिनों के लिए। देखिए शुरुआती दौर में आपको 15 दिनों के लिए भेजा जाता है, बाद में मजिस्ट्रेट साहब इसको पुलिस के मशवरे पर बढ़ाते रहते हैं। पुलिस से बार बार पूछते हैं छोड़ दे कि नहीं, पुलिस कहती नहीं महाराज छोटा बड़ा खूंखार है, किसी का पूरा घर फूंक दिया, अभी आप छोड़ दोगे तो फिर बवाल मचा देगा, अभी मत छोड़ो। तो किसी का भैया जुडिशियल कस्टडी, न्यायिक हिरासत 5-5 साल खिंच जाता है। हालांकि उतने दिनों को घटा दिया जाता है आपकी सजा में से, जैसे कि आपको सजा हुई 3 साल की और आप पहले से जुडिशियल कस्टडी के जेल में 1 साल रह चुके, अब आपको 2 ही साल की जेल होगी। अगर इस दौरान चाहे तो आरोपी का वकील, एक्यूज्ड का वकील अंतरिम बेल की डिमांड कर सकता है। भैया इस दौरान उसको जुडिशियल कस्टडी में सड़ा कर क्या करोगे, अंतरिम अगर जुडिशियल कस्टडी लंबा खिंचता है, 15 दिन बीत गए, इसके बाद भी तो क्या उसका आरोपी का वकील अंतरिम बेल की डिमांड कर सकता है। देखिए अंतरिम बेल की डिमांड कब की जाती है, जब सामने वाले ने रेगुलर बेल की अर्जी दी हो और उसका फैसला आने में टाइम लग रहा हो, उस दौरान आप उसको जुडिशियल कस्टडी मतलब कि जेल में सड़ा कर क्या करोगे, अंतरिम बेल की डिमांड कर सकते हो। अब हम वहीं आते हैं। देखिए शुरुआती दौर में आपको जुडिशियल कस्टडी मतलब जेल में 15 दिनों के लिए इसलिए ठूस दिया जाता है ताकि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में दिक्कत ना हो, उसकी मतलब उसको सबूत ढूंढने में कोई बाधा ना आए। अगर आप बाहर रहोगे, धांधे सबूत मिटा दोगे, गवाहों को धमकाओगे, चच्चा से खून लगाओगे, हमारा चच्चा विधायक है, विधायक पुलिस से कहेगा हमारा आदमी है, पुलिस विधायक से कहेगी तू कैसी लोग आई है, तो वही झमेला हो जाएगा। इसलिए आपको शुरुआती दौर में 15 दिनों के लिए जुडिशियल कस्टडी के तहत जेल में ठूस दिया जाता है ताकि पुलिस को सबूत ढूंढने में आसानी हो। अब पुलिस क्या करती है, स्वतंत्र अपनी इन्वेस्टिगेशन करती है। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया, 5 दिन बीत गया, अब भैया पुलिस का मुंडा सरक जाएगी कहां, कोर्ट। महाराज हमको सबूत मिलने के लिए तैयार है,
लेकिन हमको उस आदमी की जरूरत है जिसको आपने कहा भेज दिया जेल, तनी दे दी तो भैया इसी को कहा जाता है क्या, पुलिस रिमांड, पुलिस हिरासत। देखिए इस पुलिस रिमांड की टोटल अवधि कितनी होती है, 15 दिनों की। पुलिस को उसको टुकड़ों मांग सकती है, एक बार में चाहे तो 15 दिनों के लिए मांग रही, या 5 एक दिन, एक बार में 5 दिन, फिर 6 बार, एक बार में 6 दिन, फिर 4 दिन, ऐसा करके 15 दिन टोटल इसकी अवधि होती है। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए पुलिस जब पुलिस रिमांड पर मांगने जाती है तो जज साहब भी वहां पर टोकर टोकर देखते हैं, चोटी ले जा तो रहे हैं, पक्का इसी को मार कूट कर इसी से उगलवाएंगे। हम एक काम करते हैं, मेडिकल करा लेते हैं, अगर मारेंगे तो मेडिकल में चला आएगा। तो भैया पुलिस रिमांड से पहले भी आपका मेडिकल कराया जाता है ताकि पुलिस मारे तो उसमें चला आए। लेकिन भैया भारत की पुलिस है, जिस दिन पुलिस रिमांड पर लाती है उसी दिन ठोक देती है, ऐसा मार मारती है ना, ऐसा मार मारती है, बढ़िया बर्फ पर लिटा देती है, मसाला ठूस देती है, ऐसा मार मारती है कि चोटा लहरता फुल लेकिन दर्द का पता नहीं चलता। और अगर गलती से कहीं लग भी जाता है तो कोर्ट में जो बोल देती है, महाराज भागने की कोशिश कर रहा था, हमने बड़ी मुश्किल से पकड़ा, गिर गया, लग गई होगी, हमको क्या पता। भैया जिस दिन पुलिस पेलती है ना, ठोकती है ना, उसी दिन वो चोटा सब कुछ बक देता। यह इस हथियार से मारा है, यहां पर रखा है, अगर मुंह से बकता है कोर्ट में मान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भैया आर्टिकल 20 कहता है आप किसी को उसके ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इसलिए पुलिस क्या कर सकती है, क्या करती है, उसको वहीं लेकर जाती है जहां पर उसने कांड किया था। कुछ ना कुछ मिल जाएगा, बाल मिल जाएगा, नाखून मिल जाएंगे, फिंगरप्रिंट मिल जाएगा, ब्लड सैंपल मिल जाएगा, जिस हथियार से मारा था वो मिल जाएगा, कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। इसके बाद पुलिस क्या करती है, अगर पुलिस रिमांड खत्म हो जाता है तो उसको दोबारा कोर्ट की अनुमति पर जेल पहुंचा देती है। इसके बाद भी इन्वेस्टिगेशन जांच जारी रहती है। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर 60 या 90 दिनों के अंदर, छोटे मोटे केसों में 60, बड़े केसों में 90 दिनों के अंदर कोर्ट में चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट पेश नहीं कर पाता तो व्यक्ति डिफॉल्ट बेल का हकदार हो जाता है। अगर डिफॉल्ट बेल मिल गई तो ठीक, नहीं तो जेल में सड़ेगा। इसके बाद भी जांच इन्वेस्टिगेशन जारी रहती है। अब सपोज कीजिए जांच इन्वेस्टिगेशन कंप्लीटेड, अब पुलिस के सामने दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो भैया वो कोर्ट में चार्जशीट पेश करेगी या तो फाइनल रिपोर्ट पेश करेगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम समझते हैं चार्जशीट या और फाइनल रिपोर्ट से। देखिए पुलिस की जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो पुलिस के पास दो ही ऑप्शन रहते हैं, पुलिस कोर्ट में या तो फाइनल रिपोर्ट पेश करेगी या फिर तो चार्जशीट पेश करेगी। देखिए पुलिस कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट कब पेश करती है, जब पुलिस को पर्याप्त सबूत नहीं मिलते तो पुलिस कोर्ट में क्या करती है, फाइनल रिपोर्ट पेश करती है। इसी को क्लोजर रिपोर्ट भी कहा जाता है। और अगर झूठी एफआईआर निकलती है, झूठी शिकायत निकलती है तो पुलिस कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट पेश करती है। और अगर तथ्यों की गलती हो जाती है, मतलब कि रात के अंधेरे में आपको किसी ने पीटा और आपको जिस पर शक था आपने उसकी एफआईआर करा दी तो पुलिस कोर्ट में कहती है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। और अगर कानून की गलती हो जाती है तो पुलिस कोर्ट में कहती है मिस्टेक ऑफ लॉ, मतलब कि दो लोगों के बीच में 50,000 का उधार का विवाद था, अब भैया एक ने धोखाधड़ी अपहरण का एफआईआर करा दिया, मतलब कि मामला कुछ और था, कुछ और बना दिया, तो पुलिस कोर्ट में कहती है मिस्टेक ऑफ लॉ। और अगर अपराध हुआ लेकिन पुलिस को अपराधी का पता ही नहीं चला किसने किया तो पुलिस कोर्ट में क्या करती है, अनट्रेस्ड रिपोर्ट पेश करती है। देखिए ये सभी फाइनल रिपोर्ट का हिस्सा होते हैं। कैंसिलेशन रिपोर्ट हो या मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो या मिस्टेक ऑफ लॉ हो या अनट्रेस्ड रिपोर्ट हो, इन सब का एक ही मतलब होता है, पुलिस को वो नहीं मिला जिससे कि आरोपी अपराधी घोषित हो सके, पुलिस को जो मिला उसने वो पेश कर दिया। इन सब का एक ही मतलब होता है। आप मान के चलिएगा कि पुलिस को पर्याप्त सबूत नहीं मिले, इसलिए पुलिस ने इनमें से किसी एक को पेश कर दिया। अब ध्यान समझिए, अगर मजिस्ट्रेट इनमें से किसी भी एक रिपोर्ट को स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तभी जाकर केस क्लोज होता है। अगर मजिस्ट्रेट इनमें से किसी भी रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देता है, अस्वीकार कर देता है, केस चालू रहता है। री इन्वेस्टिगेशन का बोल सकता है, दोबारा जांच करो, फर्दर इन्वेस्टिगेशन का बोल सकता है, आगे जांच करो। और अगर इनमें से किसी भी रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट स्वीकार कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, केस बंद हो जाता है, तो शिकायत करता चाहे तो दोबारा केस को रीओपन करवा सकता है, एक प्रोटेस्ट पिटीशन दायर करके, महाराज हमको न्याय मिला ही नहीं, आपने ऐसे कैसे केस बंद कर दिया, तो भैया इस केस को दोबारा रीओपन भी करवा सकता है। अब देखिए अगर पुलिस को पर्याप्त सबूत मिल जाते हैं तो पुलिस कोर्ट में सीधा क्या करती है, चार्जशीट पेश करती है। इसके पहले तक आप जितना हेर फेर करवाना चाहते हो करवा सकते हो। एक बार चार्जशीट दाखिल हो गई, इसके बाद मजिस्ट्रेट साहब सीधा अपना ज्यूरिसडिक्शन चेक करते हैं, क्या यह मामला मेरे बस का है, मतलब मेरे अधिकारों में आता है। अगर नहीं अगर आता है
तो मजिस्ट्रेट ही संज्ञान लेगा। अगर नहीं आता तो अब मामला बड़ा होता है तो सेशन कोर्ट को भेजता है। जब मजिस्ट्रेट केस को सेशन कोर्ट को भेजता है तो इसको कहा जाता है क्या, कमिटल। अब सेशन कोर्ट संज्ञान लेता है, आरोपी को बुलाता है। अगर आरोपी पुलिस के पास होता है तो पुलिस खुद लेकर आती है। अगर आरोपी जेल में रहता है तो प्रोडक्शन वारंट जारी किया जाता है। और अगर आरोपी बाहर बेल पर रहता है तो समन किया जाता है, आओ महाराज। और अगर नहीं आता तो वारंट इशू किया जाता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे समझते हैं क्या होता है इसके बाद। अब सपोज कीजिए आरोपी कोर्ट में आ गया, अब उसको सारे दस्तावेजों की कॉपियां, प्रतियां दी जाती हैं, जैसे कि एफआईआर, चार्जशीट, एफसीएल, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, सीसीटीवी, मोबाइल, गवाहों के बयान, सब कुछ दिया जाता है ताकि वो देखे और अपना बचाव ढूंढ सके। तेरे खिलाफ ये मिला है, तू अपने हिसाब से देख ले। इसके बाद मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट भी सारे रिकॉर्ड का अध्ययन करता है। देखिए, अगर मजिस्ट्रेट के पास मुकदमा चल रहा है तो मजिस्ट्रेट करेगा, अगर सेशन कोर्ट के पास चल रहा है तो सेशन कोर्ट अध्ययन करेगा। इसके बाद मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट देखता है क्या पहली नजर में, एक नजर में इतने साक्ष्य, इतने गवाह मौजूद हैं कि केस को चलाया जाए या बंद कर दिया जाए। इसी को कहा जाता है क्या, प्राइमा फेसी केस, प्रथम दृष्टा आधार। मतलब कि पहली नजर में इतने साक्ष्य, इतने सबूत मौजूद हैं कि नहीं कि केस को चलाया जाए या बंद कर दिया जाए। अगर प्राइमा फेसी केस नहीं बनता, प्रथम दृष्टा मामला नहीं बनता, मतलब कि पहली नजर में इतने साक्ष्य, इतने गवाह मौजूद नहीं होते कि आरोपी को अपराधी घोषित कर रहे हूं, तो भैया मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट आरोपी को डिस्चार्ज कर देता है, एक्विटल बरी कर देता है। और अगर प्राइमा फेसी केस बनता है, प्रथम दृष्टा मामला बनता है, मतलब कि पहली नजर में इतने साक्ष्य, इतने गवाह मौजूद होते हैं कि आरोपी को अपराधी घोषित कर रहे हैं, तब भैया मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट आरोपी को डिस्चार्ज नहीं करता, मतलब कि बरी नहीं करता, तब करता है चार्ज फ्रेम, आरोप तय करता है। इसके बाद करता है चार्ज एक्सप्लेन, पूछता है तुम्हें समझ आ गया। इसके बाद बोलता है प्ली, अभिवचन, नॉट गिल्टी प्ली, नॉट गिल्टी प्ली, गिल्टी प्ली, क्या तुम्हें दोष स्वीकार है या दोष से इनकार है। अगर व्यक्ति हाँ कर देता है, इसके बाद सीधा सेंटेंस हेयरिंग, सजा पर सुनवाई होती। और अगर व्यक्ति कहता है नॉट गिल्टी प्ली, मुझे दोष से इनकार है, तो इसके बाद सीधा ट्रायल शुरू होता है। अब हम ट्रायल से समझेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए ट्रायल में क्या होता है, सबसे पहले पीड़ित का वकील, विक्टिम का वकील अपना केस पेश करता है। इसको कहा जाता है प्रोसिक्यूशन एविडेंस या अभियोजन पक्ष। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो पीड़ित होता है उसको अभियोजन पक्ष या पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमूमन कहा जाता है, अमूमन केसों में। इसके बाद क्या होता है, पीड़ित का वकील मतलब विक्टिम का वकील अपने गवाहों को बुलाकर सवाल जवाब करता है। इसको कहा जाता है एग्जामिनेशन इन चीफ, मुख्य परीक्षण। इसके बाद आरोपी का वकील, एक्यूज का वकील विक्टिम के गवाहों से सवाल जवाब करता है ताकि सत्यता की जांच हो सके, कौन कितना झूठ बोल रहा है। इसको कहा जाता है क्रॉस एग्जामिनेशन, मतलब कि विक्टिम के गवाहों से आरोपी का वकील सवाल जवाब करता है, क्रॉस सवाल जवाब करता है, देखता है कौन कितना झूठ बोल रहा है। इसके बाद री एग्जामिनेशन होता है, मतलब कि अगर कोई सवाल छूट जाता है तो विक्टिम का वकील अपने गवाहों से सीमित समय में सवाल जवाब करता है। सभी गवाहों के साथ यही क्रम दोहराया जाता है। एग्जामिनेशन इन चीफ मतलब विक्टिम का वकील अपने ही गवाहों से सवाल जवाब करेगा। क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब आरोपी का वकील विक्टिम के गवाहों से सवाल जवाब करेगा। री एग्जामिनेशन विक्टिम का वकील अपने ही गवाहों सीमित समय में कोई सवाल छूट जाता है जवाब करेगा। सभी गवाहों के साथ यही क्रम दोहराया जाता है। इसके बाद प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्लोज मतलब समाप्त, अभियोजन पक्ष समाप्त। अब एक्यूज्ड का स्टेटमेंट लिया जाता है, आरोपी का बयान लिया जाता है। अदालत आरोपी से पूछती है तुम्हारे खिलाफ जो सबूत, जो गवाह आए हैं उस पर तुम्हारा क्या जवाब है। अगर आरोपी चाहे तो अपना डिफेंस एविडेंस पेश कर सकता है, जैसे कि सबूत, गवाह, दस्तावेज। उनके साथ भी सेम प्रक्रिया अपनाई जाती है, जैसे कि एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन इन चीफ में क्या होगा, आरोपी का वकील, एक्यूज्ड का वकील अपने गवाहों को बुलाकर सवाल जवाब करेगा। फिर क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन में आरोपी का वकील ने पूछा था किसके, विक्टिम के गवाहों से। अब यहाँ पर क्रॉस एग्जामिनेशन में विक्टिम का वकील आरोपी के गवाहों से क्रॉस जवाब करता है ताकि सत्यता की, कौन कितना झूठ बोल रहा है। री एग्जामिनेशन वही आरोपी का वकील, एक्यूज्ड का वकील अपने ही गवाहों से सवाल जवाब करता है। अगर कोई सवाल छूट जाता है तो दोनों के साथ सेम प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। इसके बाद अंतिम बहस होती है किसकी, विक्टिम के वकील की और एक्यूज्ड के वकील की। इसके बाद मजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट जहां भी मुकदमा चल रहा है अपना फैसला सुनाते हैं। एक्विटल मतलब बरी,
या कन्विक्शन या दोषी। अगर एक्विटल हो जाता है, बरी हो जाता है तो बात खत्म। अगर कन्विक्शन दोषी हो जाता है इसके बाद सीधा सेंटेंस है, सजा पर सुनवाई हो सकती है। हो सकता है आपको आजीवन कारावास कर दे, या जुर्माना का बोल सकते हैं, या क्षतिपूर्ति बोल सकते हैं, या प्रोबेशन सुधरने का एक मौका दे सकते हैं। इसके बाद जो निर्णय आता है वह लागू हो जाता है, उसी को हम कहते हैं सजा। अगर किसी को कारावास हो गया तो सजा लागू हो गई, अगर किसी को जुर्माना बोल दिया तो जुर्माना, वो भी एक प्रकार की सजा ही है। ठीक है, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे समझते हैं। देखिए, सजा सेंटेंस लागू होने के बाद लोगों को क्या लगता है कि केस खत्म हो जाता होगा। नहीं भैया, अब रास्ता खुलता है अपील का। जिस पक्ष को भी लगता है कि फैसला गलत है, हमारे साथ गलत हुआ, तो वो ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है। जैसे कि आरोपी को लगता है मुझे दोषी ठहराकर गलत किया, या मुझे ज्यादा सजा दे दी, पीड़ित को लगता है बरी करके गलत किया या कम सजा दे दी, तो दोनों पक्षों में से कोई भी अपील कर सकता है। जिस अदालत में अपील की जाती है उसको अपीली कोर्ट कहा जाता है। जैसे कि सेशन कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट क्या हो गया? अपीली कोर्ट। हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट क्या हो गया? अपीली कोर्ट। तो जिस अदालत में अपील की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? अपीली कोर्ट। देखिए, अगर आरोपी जेल चला गया और उसने अपील कर दी तो वो कोर्ट से कह सकता है महाराज जब तक मेरी अपील का फैसला नहीं आ जाता तब तक मेरी सजा पर रोक लगा दी जाए। इसको कहा जाता है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। अपील के दौरान सजा पर रोक, इससे दोषी निर्दोष नहीं हो जाता, केवल उसकी सजा पर रोक लगती है। अगर सजा पर रोक लग गई तो आरोपी दोबारा कोर्ट से कह सकता है महाराज जब तक मेरी अपील का फैसला नहीं आ जाता तब तक मुझे बेल दिया जाए, मुझे जेल में ना सड़ा जाए। अगर कोर्ट मान गया तो ठीक, नहीं तो जेल में सड़ेगा। इसको कहा जाता है बेल ड्यूरिंग अपील ऑफ सेंटेंस, मतलब कि अपील के दौरान जमानत अगर मिल गई तो ठीक, नहीं तो जेल में ही सड़ेगा। अब सपोज कीजिए अपील पर सुनवाई हो रही है सेशन कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में, तो सेशन हाई कोर्ट देखता है नियम कानून सही लगा है कि नहीं, बचाव पक्ष की बात सुनी है कि नहीं, पीड़ित पक्ष की बात सुनी है कि नहीं। इसके बाद भैया अपीली अदालत अर्थात हाई कोर्ट के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो अपील को अलाउ करेगा या फिर अपील को डिसमिस करेगा। अपील को अगर उसने अलाउ कर दिया तो हो सकता है हाई कोर्ट अर्थात अपीली अदालत आपको बरी कर दे, फैसला पलट दे, आपकी सजा को कम कर दे, सजा का प्रकार बदल दे, या दोबारा ट्रायल का बोल दे, कुछ भी कर सकता है। और अगर उसने हाई कोर्ट ने अर्थात अपीली अदालत ने अपील को डिसमिस कर दिया तो इसका एक ही मतलब होता है जो निचली अदालत ने फैसला सुनाया था वही सही है, वही सही लागू रहेगा। इसके बाद भी अगर आदमी असंतुष्ट रहता है तो फर्दर अपील कर सकता है, आगे अपील कर सकता है। जैसे कि अभी की थी उसने किया सेशन कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में, अब हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी अगर अपील को अलाउ कर दिया तो हो सकता है फैसला पलट दे, बरी कर दे, सजा का प्रकार बदल दे, दोबारा ट्रायल का बोल दे, कुछ भी बोल सकता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील को डिसमिस कर दिया तो इसका एक ही मतलब होता है जो निचली अदालत ने फैसला सुनाया था वही लागू रहेगा। इसके बाद भी अगर आदमी असंतुष्ट रहता है तो रिव्यू पिटीशन दायर कर सकता है। ये मामूली पिटीशन नहीं होती। सपोज कीजिए आपने अपील की सेशन कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, अब सुप्रीम कोर्ट से बोल रहे हो महाराज रिव्यू पिटीशन, अपने ही फैसले को दोबारा चेक करो। ये मामूली बात है, आप उस कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट पर धब्बा लगा रहे होते हो कि महाराज अपने ही फैसले को रिव्यू करो, ये मामूली रिव्यू पिटीशन है। इसके बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन को खारिज कर देता है तो अंतिम न्यायिक उपाय होता है क्यूरेटिव पिटीशन। ये केवल सुप्रीम कोर्ट में दायर होती, बहुत ही ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ हो, बहुत ही गंभीर अपराध हुआ हो और उसमें कोई सुधार करवाना हो तो क्यूरेटिव पिटीशन अंतिम न्यायिक उपाय होता है। इसके बाद न्यायिक द्वार हमेशा के लिए खत्म, इसके बाद कुछ नहीं होता। अब सीधा आप कहां जाओगे? भीख मांगने राष्ट्रपति के पास या राज्यपाल के पास। राज्यपाल के पास क्या? आर्टिकल 161 के तहत, राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 72 के तहत। इसको कहा जाता है मर्सी पिटीशन। देखिए ये न्यायपालिका के अंडर में नहीं होती, ये कार्यपालिका के अंडर में होती है। कार्यपालिका राज्यपाल राष्ट्रपति किसके अंडर में होते हैं? न्यायपालिका में आते हैं, कार्यपालिका में आते हैं। तो भैया ये होता है क्या? आपका कार्यपालिका के द्वारा, ये अंतिम मतलब वो होता है, न्यायिक नहीं, कार्यपालिका के अधीन होता है। अब अगर आपकी राष्ट्रपति ने अपील स्वीकार कर ली, मर्सी पिटीशन स्वीकार कर ली, तो हो सकता है आपकी राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी ने स्वीकार कर ली तो हो सकता है आपको पैडोन पूर्ण क्षमा कर दें, पूरी तरह माफ कर दें, या हो सकता है
कम्यूटेशन, सजा का प्रकार बदल दें। जैसे कि आपको 10 साल कठोर सजा थी, आपकी नॉर्मल कर दें उसको। हो सकता है आपको रिमिशन, सजा की अवधि को कम कर दें। जैसे किसी को 10 साल की हो गई, हो सकता है 7 साल की कर दें। हो सकता है आपको रिप्रीव, सजा पर अस्थायी रोक लगा दें, या रेस्पाइट, विशेष परिस्थितियों में छूट दे दें। इसके बाद जो फाइनल एग्जीक्यूशन आता है वही लागू रहता है। राष्ट्रपति राज्यपाल के बाद जो फाइनल एग्जीक्यूशन आता है वही लागू रहता है। इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर 2-3 शब्द और हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। एक होता है पेरोल। देखिए सपोज कीजिए आपका गांव का कोई जेल गया और वो बाहर आ गया, आपको क्या लगता होगा, अरे इसकी तो रिहाई हो गई, इसको तो बेल मिल गई। बेल नहीं मिलती भैया, वो किसी विशेष कारण की वजह से घर आता है, उसको ही कहा जाता है क्या, पेरोल। जैसे घर में कोई मर गया, कुछ हो गया, तो उसको क्या कहा जाता है, अस्थायी रिहाई होती है। अस्थायी मतलब कुछ दिनों के लिए, उसको पेरोल कहा जाता है, कुछ विशेष कारण की वजह से। एक होता है फरलो। फरलो क्या होता है, जब आप जेल में अच्छा आचरण रखते हो, अच्छा सबसे बिहेव करते हो, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हो, तो अच्छे आचरण की वजह से कोर्ट आपको कुछ दिनों के लिए राहत दे सकता है। इसको ही कहा जाता है फरलो। अब एक होता है प्रीमेचर रिलीज। जैसे कि सपोज आपको 7 साल की जेल हुई, अगर उससे पहले ही आपको रिहा कर दिया गया, तो सजा से पहले ही रिहाई क्या कहलाता है, प्रीमेचर रिलीज। अब देखिए जब आपकी सजा कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में रिलीज ऑर्डर इश्यू किया जाता है और रिलीज वारंट इश्यू किया जाता है। छोड़ दो भैया, उसकी सजा कंप्लीट हो गई। अब इधर देखिए, एक होता है बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस, एक होता है कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। ध्यान समझिए। देखिए बेलेबल किसको कहते हैं, जिसमें बेल मिलना आपका अधिकार होता है, कोर्ट डिसाइड नहीं करता, आपका अधिकार होता है, मिलेगी ही मिलेगी। और नॉन बेलेबल का मतलब क्या होता है, बेल मिलना आपका अधिकार नहीं होता है, कोर्ट डिसाइड करता है दे कि नहीं दे। अब देखिए कंपाउंडेबल का मतलब क्या होता है, ऐसा अपराध, ऐसा मुकदमा जिसमें समझौते की गुंजाइश होती है, उसको हम कंपाउंडेबल ऑफेंस कहते हैं। और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस ऐसा अपराध, ऐसा मुकदमा, ऐसा मतलब मामला जिसमें समझौते की गुंजाइश नहीं होती, उसको हम कहते हैं नॉन कंपाउंडेबल। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम सिविल केस दीवानी मुकदमा देखेंगे या झूठी एफआईआर से कैसे बचे। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए।